नमस्कार। खबर अभी तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से लगातार आप देख रहे हैं खबर अभी तक के माध्यम से लगातार हम आपके समक्ष एक एक रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस समय जहां एक तरफ पहले ये कहा जा रहा था कि इस मोर्चे में पहले हरियाणा पंजाब के किसान थे, अब इसमें मध्य प्रदेश के, बिहार के, गुजरात के और अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। अब ये केवल 2 राज्यों का प्रदर्शन ना रह करके संयुक्त भारत का प्रदर्शन हो गया है। लेकिन आज मेरा मन फिर आहत है, क्योंकि हमें भली भांति पता था कि अगली तारीख मिलने वाली है। आज 8 तारीख को 9वीं बार सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक थी, जिसमें पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, वो वहाँ मौजूद थे। 1 घंटा देरी से पहुँचे, लेकिन अगली तारीख हमारे सूत्रों से पता चला है कि 15 तारीख फिर दे दी है। क्या ऐसे ही संयुक्त किसान मोर्चे को ये तारीख देते रहेंगे और ये तारीखें हम नोट करके अपने घर आते रहेंगे? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? इन सभी सवालों के उत्तर टटोलने हमने शुरू कर दिए हैं। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जो कि भारतीय हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जिनके संचालन में हरियाणा के किसान हैं, और साथ ही 40 और जथेबंदियां हैं, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ बिहार से एक किसान है जो बड़ी शांतमय ढंग से यहाँ बैठा किसका इंतज़ार कर रहा है, क्या इसके मन में है, ये जानते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर अभी तक पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। धनंजय सिंह मधु है। किसान मजदूर स्वराज समिति संगठन है, हमारा छोटा संगठन है और मैं बिहार से आया हूँ जी और करीब 15-20 दिन हो गए हमें। और लेट आने का कारण ये है कि जो खबरें, जो जिम्मेवारी आपकी मीडिया को है, नेशनल मीडिया को, देश के अन्य राज्यों में 29 स्टेट हैं हमारे यहाँ, तो अन्य राज्यों में खबरें कैसी पहुँचाई जाए, किसानों तक कैसे बात जाए, ये काले कानून के बारे में जानकारी कैसे किसानों को दी जाए, वो तो प्रॉपर ढंग से पहुँचती नहीं है। और जो खबरें हैं उसको नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाया जाता है और थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने बिहार में रह के देखा, तो लगा कि ये आंदोलन का स्वरूप बहुत बड़ा है। जो यहाँ पे है वो वहाँ मीडिया में नहीं आती, नेशनल मीडिया में, जो गोदी मीडिया मान लीजिए आप उसको, उसमें नहीं आती। और सबसे बड़ा था कि बिहार के कई ऐसे वर्कर हैं जो पंजाब हरियाणा में काम करते हैं, तो ये किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने फ़ोन से बताया, इस तरह का आंदोलन है, ये हालात हैं। फिर कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, कोई फ्रेंड है उसमें, तो मैं पहले खुद आया अकेले और यहाँ की स्थिति और यहाँ का हालात को मैं देखा, तो मैं ये हमारे जीवन के इतिहास में ये ऐसा आंदोलन पहली बार देखने को मिला। आंदोलन होती थी भाई, छोटे छोटे आप मैदानों में या जहाँ भी है, 14 के पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए, तो लेकिन जो स्वरूप इस आंदोलन का है ना, इस देश के इतिहास में आज तक का कभी ऐसा आंदोलन हुआ नहीं और शायद आगे कभी होगा भी नहीं। एक बात, आप बिहार से हैं धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले बहुत कयास लगाए जा रहे थे, अब तो आप बिहार से ही हमें मिल गए हैं और एक आप संचालन कर रहे हैं एक जथेबंदी का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये 3 काले कानून लाए गए हैं, एमएसपी निर्धारित करने के लिए किसान बोल रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए बात बोल रहा है, मंडीकरण बिहार में पहले से ही ख़त्म हो गई थी। पहले ये गुजरात मॉडल दिखा करके प्रधानमंत्री बनते हैं, अब बिहार मॉडल भी यहाँ के किसान को दिखाया जा रहा था कि बिहार का किसान बहुत खुश है। सच्चाई आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मंडीकरण खत्म होने के बाद बिहार का किसान, जो हमारे हरियाणा पंजाब में आकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, जो लगभग 2 या 3 एकड़ का मालिक है, क्या ये मंडीकरण खत्म होने से उसकी ये हालत हुई है या मंडीकरण खत्म होना सही है? देखिए, जो भी 2014 के पहले गुजरात मॉडल का जो बात किया गया, वो मॉडल ही था एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, लड़ाई लगवाना और मतलब सामाजिकता या भारतीयता को समाप्त करना। गुजरात मॉडल यही है। ये माहौल जो है, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये पंजाब हरियाणा का मॉडल है, जो आपसी भाईचारा का मॉडल है। लेकिन वो जो मॉडल है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, दूसरे और कारणों से एक दूसरे को बांटना। अब रह गई बिहार मॉडल, तो बिहार मॉडल जो है, उसी मॉडल को अभी सरकार ने तो शामिल किया है और वो आपको अभी जो आपके आर्थिक हालात हैं उसको और कमज़ोर करके आपको इतना बता दे या इतना बना दे कि आप जिंदगी में कभी या आने वाले कई पुश्तों तक आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत ना रखें। आपको आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा कि आप फिर दोबारा सरकार जो चाहेगी वो कहेगी। जैसे ब्रिटिश
हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जब यहाँ पे राज आया और उसमें भी व्यवसाय के माध्यम से आया, तो ये तो उन्हीं के यहाँ दलाली करने वाले लोग हैं और इनकी बुनियाद, इनकी पार्टी की भी बुनियाद तो उन्हीं लोगों ने रखी है। तो आज वो माइंडसेट अलग नहीं है। यहाँ तो संविधान बना है ना, संविधान के भाई, संविधान के इर्द गिर्द ही घूमना है। आप उसको अब ये तो तोड़ रहे हैं भाई। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार का किसान इस मॉडल से खुश है जब से मंडीकरण खत्म हुआ है? हमें तो ये बताएं। नहीं, देखिए 2006 में वहाँ मंडी व्यवस्था समाप्त हुई। सबसे पहला बात है कि एमएसपी, जिस पे सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में बातें हो रही हैं, वो एमएसपी पे बिहार में फसल बिकती ही नहीं। 2-4% बिकती है, तो वो जो पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ खरीदारी होती है। और वो कौन सा अध्यक्ष? पैक्स अध्यक्ष, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पे, सहकारिता विभाग है और कृषि मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय आज भारत सरकार में जो पार्टी है, वह मंत्रालय अभी मैक्सिमम 15 सालों तक, 13 सालों तक उन्हीं के पास रही है। कृषि विभाग भी और सहकारिता विभाग भी। उपार्जन करने का कैसे भाई एसेट तैयार होगा, किसान कैसे संपन्न होंगे, पैदा कितना उपजाएंगे और उसको बेचेंगे कहाँ, वो भी उन्हीं के पास है। तो ये पूरा सिस्टम को कब्जा भारतीय जनता पार्टी मतलब के मंत्री वहाँ उस सरकार में जो शामिल है, वहाँ बिहार में आज भी शामिल है, पहले भी उन्होंने, तो ये पूरी तरह से बिहार के किसानों को 2006 के पहले तो जितना पूंजी लगती थी उससे ठीक ठाक रहता था, बहुत ज़्यादा नहीं तो अपना जीवन चलता था। लेकिन 6 के बाद तो आप अभी हम लोग का खलिहान से धान कुछ आया और अब खलिहान में है। आप 1100-1200 से धान खरीदारी कभी किसी ने नहीं किया, पूरे बिहार के कोई किसानों ने। एमएसपी कभी लागू नहीं, कभी लागू नहीं। एमएसपी केवल पैक्स के माध्यम से, वो पैसा 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे आएगा उन लोगों को जो पैक्स अध्यक्ष से कनेक्टिविटी है। और उसमें भी क्या है कि कुछ किसान के नाम पर जिनके पास अभी आधा एकड़ जमीन नहीं है, उनके नाम पर 200-250 क्विंटल अनाज खरीद लेते हैं। और वो अनाज कहाँ चलाता है? वो जो आप किसान जो जाके बिचौलिया के यहाँ बेचता है, उससे वो खरीद के और पैक्स अध्यक्ष को देता है, पैसे इसके खाते में ट्रांसफर होता है। आपने धान की बात की कि खलिहान में अभी धान कुछ पड़ा है, कुछ खलिहान से धान आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस बार धान की फसल हुई और जो हमारे शैलर मालिक हैं, 800 रुपये में आपके बिहार से धान को खरीद करके, पैडी को खरीद करके यहाँ पे बेचते रहे और यहाँ शैलर बड़े धड़ल्ले से अपने जो चावल में उसे कन्वर्ट करता रहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जो खबरें इस समय हरियाणा पंजाब के किसान के पास बिहार को लेकर हैं, जिसे सिरे से खारिज कर रहा है केंद्र के मंत्री, जिसे सिरे से खारिज कर रहे हैं विधायक जो विधानसभा में बने बैठे हैं, जो शहरों में हैं, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि बिहार का किसान खुशहाल है। आप धनंजय जी बिहार से आते हैं, आपने कहा कि वहाँ 1000-1100 से ऊपर कभी धान बिका नहीं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने हरियाणा पंजाब के किसान को आपके मुख से ये बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा पंजाब का किसान सोच रहा है कि वाकई में अगर ये एमएसपी निर्धारित नहीं करेंगे और 3 काले कानून लागू कर देंगे, जो इस समय बिहार के किसान की हालत है आर्थिक रूप से, क्या वही पंजाब हरियाणा के किसान की होने वाली? निश्चित तौर पे देखिए, अभी आपके गरीब प्रदेशों में हमने बचपन जब संभाला है तो टीवी मीडिया के माध्यम से या जो हमारे गार्जियन थे उनके माध्यम से सुना कि पंजाब हरियाणा के किसान काफ़ी संपन्न हैं। क्यों संपन्न हैं? आपकी जो लागत लगती थी, आपका 90 से 100% एमएसपी पे आपका माल बिकता था। लेकिन बिहार में तो एमएसपी पे कभी बिका ही नहीं। बिका भी तो उनको पता भी नहीं है कि हमको कैसे बिक रहा है और पैसा क्या रेट पता नहीं है कि 1868 एमएसपी है। वहाँ के मास किसान को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है या कुछ और लोग हैं, उसको भले पता हो, लेकिन आम किसान को ये पता नहीं है कि एमएसपी का मतलब क्या होता है, एमएसपी का रेट क्या है और एमएसपी पे धान कैसे बिकती है। ये तो हम पहले भी लोगों से कहा है कि आप एक बार अगर बिहार मॉडल की बात करते हैं तो बिहार में जाके आप वहाँ के किसानों को हालात को देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए ना कि कैसे बिक रहा है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर ढंग से जो सिस्टम है बिकने का, अगर उससे ध्यान बिका हो तो हम आप कह दीजिए कि हाँ बिका होगा। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका प्रॉपर ढंग से एमएसपी पे 1868 रुपये प्रति क्विंटल धान बिकता हो। मंडी व्यवस्था और आप वहाँ जो धान बेचता है वो कहाँ बेचेगा वो तय नहीं है, वो बिचौलियों के माध्यम से बिकता है। कोई रजिस्टर्ड ऐसा संस्था नहीं है जहाँ पे आम किसान वहाँ धान बेचता है, कहीं नहीं ऐसा रहे, कहीं पूरे बिहार में कहीं नहीं है। आपको बस एक ही माध्यम है पैक्स के सिवाय पैक्स भी उतना ही माल खरीदती है जितना पीडीएस को जरूरत है। हमारे हिसाब से जो अभी तक आकलन है उसमें पीडीएस को जितना जरूरत है बिहार सरकार पैक्स के माध्यम से उतना ही अनाज खरीदवाती है, उससे ज्यादा नहीं। पैक्स? हाँ, पैक्स, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का पैक्स। हमारे उत्तरी भारत का जो किसान है, खास तौर पर पंजाब हरियाणा का, वो अडानी अंबानी के ऊपर आरोप भी लगा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके मंडीकरण 2006 से ख़त्म हो गया,
और क्या अडानी अंबानी के गोदाम बिहार में दिखाई देते हैं? क्या इन उद्योगपतियों का, क्योंकि अभी अभी बयान आया है 4 दिन पहले मुकेश अंबानी का कि हम लोग कृषि में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम लोग क्यों हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं? तो क्या बिहार में आप देखते हैं अडानी और अंबानी इन उद्योगपतियों के गोदाम जो ये खरीद रहे हों आपका धान? देखिए, इस कानून को बनाने के पहले ये तय था कि भाई बिहार में 2006 में मंडी व्यवस्था खत्म हुआ, तो अभी जमीन खरीदी होगी उन्होंने, वेयर हाउस बन रहे हैं, लेकिन अभी उनका बोर्ड नहीं लगा है, क्योंकि उनको इस कानून में बिहार मॉडल दिखाना था। बिहार मॉडल दिखाना था। अगर वो एक्सपोज हो जाते पहले ही, ये कानून बनने से पहले ही अगर बिहार में वहाँ वेयर हाउस बन गए होते तो ये मामला और बिगड़ जाता। और ये आंदोलन के लिए तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को बधाई देंगे कि पूरे मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसानों को, जो अपनी बात को समझते नहीं थे, अपने अधिकारों को नहीं समझते थे कि कृषि कानून क्या है, कृषि कानून से हमको क्या हानि होना है और क्या फायदा होना है, उसको आप एकदम जमीन स्तर तक जगाने का काम किया है। और एमएसपी क्या है, वो आज पूरे देश के किसान, जब मैं बोला जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एमएसपी क्या है, वो सब किसान छोटे बड़े जो भी है, जो पेपर मीडिया से दूर भी रहते हैं, उनके यहाँ भी चर्चा है कि एमएसपी पे धान 1868 पे बिकता है। बशर्ते कि बिहार में जब मंडी व्यवस्था समाप्त हुई तो वहाँ का किसान इतना जागरूक और इतना मतलब संगठन वहाँ नहीं है, इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाया। और ये कानून बदल रहा है, इससे हमको क्या हानि होगा, ये जागृति नहीं है, तब वो कानून वहाँ बन गया, नहीं तो वहाँ भी विरोध होता। अगर आपके जैसे संपन्न किसान वहाँ होते या संगठन वहाँ होती तो वहाँ भी 2006 में अगर मंडी व्यवस्था समाप्त हुई थी तो उसका बड़ा विरोध होता। धनंजय जी, मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ का किसान हरियाणा पंजाब का, बार बार हरियाणा पंजाब की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हरियाणा और पंजाब का ही किसान है जिसने आवाज़ बुलंद की और आज पूरे देश में, जैसा कि आपने कहा, फैल गई। तो मेरा प्रश्न है कि क्या वाकई में जो हरियाणा पंजाब है, आपका बिहार का मजदूर वर्ग मजदूरी के लिए आता है, उनके पास 2 या 3 एकड़ ज़मीन रहती है, लेकिन वहाँ उन्हें एमएसपी ना मिलने के कारण, उन्हें सही दाम ना मिलने के कारण उन्हें दिहाड़ी मजदूरी के लिए पंजाब हरियाणा का रुख करना पड़ता है? देखिए, मैं जब पहली बार आया 20-25 दिन पहले, तो आगे में एक जगह देखा, जालंधर के एक किसान थे जो लंगर चला रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास बिहार के समस्तीपुर के 50 लोग हैं जो हमारे खेती को संभालते हैं और उनके पास 1 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो अपने ज़मीन को दूसरे अपने मजदूर को या किसी और को छोटे छोटे टुकड़ों में, जितना की मेहनत वो कर सके खुद का, वहाँ मजदूरी भी करने वाला लोग नहीं है क्योंकि वहाँ तो आमद है नहीं, मजदूरी भी पूरी नहीं होती है। जितना लागत लगती है वो अगर मजदूर पे टिका हो तो पूरा पूंजी गायब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो वो अपना जमीन वहाँ के लोगों को छोटे छोटे टुकड़े में देके और पंजाब और हरियाणा में यहाँ की खेती को संवार रहा है। ये बिहार का हालात है, ये बिहार मॉडल है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूरी करने के लिए आ रहा है वो किसान ही है। आप ये समझ लीजिए कि जब कितने फीसदी होगा किसान, भाई हमारा तो देसी कृषि प्रधान देश है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो जो मजदूरी के लिए यहाँ पर आ रहा है वो कितने % किसान होगा? उसमें 50% एवब किसान है, 50% से एवब किसान है। देखिए, किसान और मजदूर का संबंध अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे पे टिका है। आप दोनों को अगर बांट देंगे तो कृषि क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, दोनों को हटा नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसलिए अगर ये कानून बन जाती है तो मजदूर और किसान दोनों बुरी हालत में मारे जाएंगे। ये कानून, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन की चिंगारी क्या बिहार में सुगल चुकी है? नहीं, चरुनी जी गए थे, मैं उनको ले गया था, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर? पटना में हो गया करीब 26-27 के आसपास गए थे वो पिछले महीने में, तो वहाँ कराया, वहाँ बयान भी, कवरेज भी बढ़िया हो, लेकिन सरकार ने अपने खिलाफ आवाज न उठे, इसलिए वो सारे खबरें को दबा दिया। क्योंकि अभी जितने भी बात है, आज फेसबुक, अगर सोशल मीडिया और आपके जैसे छोटे मीडिया, मतलब जो गोदी मीडिया के अधीन नहीं है, तो ये मामला इतना बड़ा होता ही नहीं। लेकिन आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि अगर सोशल मीडिया का अधिकार या ये साधन हमारे पास नहीं रहता तो वाजिब स्थिति को, वाजिब बात को हम लोग जमीन तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये हमारे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आम लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं, आप रोक नहीं सकते इसको। धनंजय जी, आज भी तारीख मिली है, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है जो कि पुख्ता है कि 15 तारीख मिल गई है। क्या आपको नहीं लगता कि अब जथेबंदियों को, जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा संगठित हुआ है उनमें जो जथेबंदियां, अब उन्हें तारीख नहीं कबूलनी चाहिए, अब बैठक को कहीं ना कहीं दरकिनार करना चाहिए, क्योंकि हर बैठक में अगली तारीख मिल जाती है? देखिए, हमारा
भाई एक राज्य से तो बड़ा खिलाफत है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। वहाँ के भी हमें जितना जानकारी है, एक नेशनल पार्टी के करता धरता थे, उसने एक पार्टी को बर्बाद कर दिया। और वहाँ के लोग आज पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं, मजदूर को बर्बाद कर रहे हैं, सारी व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुले हैं। इसलिए उनसे छुटकारा पाना बाकी सभी लोगों का कर्तव्य है कि अपना पूरी ताकत है। और ये तारीख पर तारीख तो वो आदेश मिलेगा ना, वो जो अभी सरकार की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो जो बैठे हैं, उनके कलम में ताकत नहीं है ना जिगर में ताकत है। उनको किसानों के प्रति कुछ करने का इच्छा नहीं है, या तो मजबूर बैठे हैं, या इच्छा भी होगा तो वो दबा के रखे हैं। क्या कि अगर दबाएंगे तो पता नहीं कल उनको कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। वो तो केवल दिखावे के लिए हैं। उनके कलम से मैं आप लिख के मैं दे देता हूं, इन जो भी आज बैठक में जितने भी बैठकें हुई, जो बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन लोगों से डिसीजन कभी नहीं होना है। डिसीजन कोई और करेगा। और समय अभी देखिए कि कितना जाता है, और जब तक हमारी लड़ाई और आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये तो चाह रहे हैं कि भाई इतना आंदोलन को कैसे बीच में फ्यूज कर दिया जाए। उनका लंबा खींचने का प्रयास यही है। और एक बात समझ लीजिए, आप एक तरफ एक बात सोच रहे हो ना, लंबा जितना ये आंदोलन चलेगा, तुम्हारी जितना भी नाम कमाए हो ना, वो धराधर नीचे गिर रहा है। देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जनाधार भी कम हो रहा है। जनाधार तो कम होगा ही। फेस वैल्यू आप बोलते हो ना, वो सब 56 इंच, पता नहीं 12 इंच हो जाए, 14 इंच हो जाए, वो सब गिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा जितना देर हो रहा है। अमेरिका में 200 साल में पहली बार हुआ कि संसद में आम लोग पहुंच गए, गोलीबारी वहां चली। और क्या 26 जनवरी 2021 को अगर सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तो क्या 26 जनवरी 2021 1957 के बाद संविधान के लिए जानी जाती थी, क्या अब किसान के लिए जानी जाएगी? देखिए, इस देश में या पूरे विश्व में जब भी सरकारें या राजतंत्र हो या लोकतंत्र के जो बैठे हैं चेयर पर, वो जब जनता के साथ अन्याय किए हैं और बड़े पैमाने पर अन्याय किए हैं, तो जो आज अमेरिका में देखने को मिला है ना, आप क्रांति, फ्रांस में भी हरित क्रांति हुई थी, और रूस, सोवियत रूस में भी बोल्शेविक और मेंशेविक जब दोनों लड़के बने थे और मेंशेविक भी कुछ खास लोगों का काम करने लगा, तो उसके खिलाफ भी क्रांति हुई। और फिर बोल्शेविक का वहाँ सत्ता आया और आम लोगों का सत्ता आया, तब जाके वो एक बड़ा शक्ति बना है। तो ये तो जब लोकतंत्र का इस तरह से एकदम परखच्चा उड़ेगा, टुकड़े बटेंगे, और जब कानून भी अपना काम उस किसी और व्यक्ति के हिसाब से करने लगेगा, तब तो ये परिस्थिति पैदा होना ही है। व्यक्ति कभी लोकतंत्र में, और भारत के लोग तो पहले ही से लड़ने वाले लोग रहे हैं। जब इनके हितों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जब अति होने लगेगा, तो पूरी बुनियाद को मिटा देने का ताकत इस देश की जनता में है, और कभी भी हो सकता है। लास्ट और आखिरी प्रश्न है मेरा, कानून की बात की, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आपको नहीं लगता कि इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? पहले तो कोरोना में 10 लोग बाराती भी चले जाते थे तो इन्हें कोरोना याद आ जाता था। अब लगभग 45 दिन से लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर बैठा है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में, आंधी में, तूफान में। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या मूक दर्शक बना बैठा रहेगा? आपको नहीं लगता उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, हमारा लोकतंत्र का तीनों स्तंभ है। विधायिका को कानून बनाना, आप ये कानून जब लाए हो तो अध्यादेश के माध्यम, इतना बड़ा कानून जो देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करे, उसको अध्यादेश के रास्ते लाना, और दूसरे बात बिना चर्चा करके कानून को पास करा लेना राज्यसभा में। आप मेरे लिए कानून ला रहे हो और हमारे हित की रक्षा ही नहीं हो रही है, तो आपने क्यों कानून बनाया? तो भाई विधायिका का काम है देश के आम आवाम जो वंचित है, शोषित है, गरीब है, उसके उत्थान को बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, जिस हालात में उत्थान कैसे किया जाए, नीति उसके लिए बनाई जाती है। कार्यपालिका काम है उसको इम्प्लीमेंट कराना, और अगर ये दोनों काम में जो गलतियां करता है उसको सजा देना न्यायपालिका काम। तो माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ, उच्चतम न्यायालय के खिलाफ, ये बात तो हम लोग को, यहाँ के देश के नागरिक को भरोसा आज भी है और बहुत हद तक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब ये किसान 1 डिग्री 2 डिग्री में इस हालात में लंबे समय तक है, तो अब कहाँ बैठे हैं भाई? आपकी ज़मीर जागना चाहिए। आप संविधान को ध्यान में रख के ही अपने किसी के नुमाइंदगी मत करिए। आप वो चाहे जितना भी बड़ा चीज़ हो। और एक बात और कह दूं, सरकार का काम है शासन करना और देश के हर क्षेत्र के लोगों को बैलेंस करके चलाना, ना कि किसी की दलाली करना। सरकार का दलाली। चलते चलते कोई मैसेज? अब मैसेज क्या करें? हम तो यही समझते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, वो पद के हिसाब से जाना जाता है। जिस दिन पद से जो व्यक्ति उतर जाएगा ना,
उसकी हालात पता नहीं क्या होगी, वो आने वाला भविष्य बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ धनंजय जी। धनंजय जी बिहार से हैं और बिहार से खास तौर पर यहाँ आंदोलन में अपना किसानों का साथ देने के लिए आए हैं। और आपने देखा धनंजय जी ने साफ तौर पर कह दिया, जो बिहार मॉडल को दिखा करके हरियाणा पंजाब के किसान का उल्लू बनाया जा रहा था, वो उल्लू बनने नहीं देंगे। क्योंकि बिहार का जो किसान है उन्होंने साफ कह दिया कि 1100 रुपये से ज़्यादा। चलिए कुछ कहना चाहते हैं बीच में। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हमको ये पूरे लोग बता दें, अभी रिपोर्ट बिहार का होगा, सरकार में है भी, वहाँ भी सरकार है, क्या बिहार के किसान 1868 में धान बेच रहे हैं? एक रिपोर्ट दे दे यहाँ के लोगों को, कितना उनकी खेती होती है, कितना फसलें उगाई जाती है, उनके पास आंकड़े होंगे। और कितना लोग 1868 में मिले, वो लिस्ट एक बार जारी कर दे, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक ब्लॉक का, उसको जांच करा लें हम लोग। आप बिहार के यहाँ किसी भी कहीं भी कर दो, और जैसे भी लें, लेकिन नहीं, पैक्स कोऑपरेटिव, हाँ, पैक्स के जरिए खरीदते हैं। हम बात समझ गए। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1100 से अधिक कभी धान खरीदा नहीं है, पैक्स जो खरीदती है। और उसके अलावा जो व्यापारी हैं जो कालाबाजारी करते हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो आपने ये देखा कि बिहार से आए हुए धनंजय जी, जो कि एक पूरी संस्था का संचालन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, यह आपने साफ तौर पर सुन लिया। और खबर अभी तक के माध्यम से ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गोद में बैठा कुछ ऐसे मीडिया के हैं लोग जो नहीं दिखाएंगे। बिहार का जो किसान है, जो लगभग 2 या 3 एकड़ का भी किसान है, वो हरियाणा पंजाब में मजदूरी कर रहा है। वो इसी कारण कर रहा है क्योंकि मंडीकरण खत्म हो गया। और यही कारण है हरियाणा और पंजाब का किसान आज सड़कों पर है, जिसका रीढ़ की हड्डी बनी सोशल मीडिया। क्योंकि इनका भी कहना है, धनंजय जी का, कि अगर सोशल मीडिया नहीं रहती तो बिहार की तरह इनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता। लेकिन अब ये आवाज़ बुलंद हो चुकी है और हरियाणा पंजाब के किसान को देखते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान जागरूक हो चुका है। बहरहाल, मैं रात भर आज 40 जथेबंदियों के लीडरों से प्रश्न करने वाला हूं अलग अलग। आप तैयार रहिएगा। मैं लाइव प्रसारण के माध्यम से ये सवाल करूंगा कि आखिर 9 बार तारीख पे तारीख जो मिली है और अगली बार भी तारीख लेकर के आप आए हैं, तो क्या गारंटी है कि 15 तारीख को अगली तारीख नहीं मिलेगी? और क्या गारंटी है कि वो कौन सी तारीख होगी जो केंद्र सरकार 3 काले कानून रद्द करेगी? इन सभी तारीखों पर चर्चा होने वाली है एक्सक्लूसिव खबर अभी तक पर। क्योंकि मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है, लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। और इसीलिए खबर वही जो सत्य है और सत्य पर आधारित और प्रमाणित ये चैनल है। प्रमाणिकता इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सत्य की विजय हमेशा सत्य पर हुई है। और तारीख क्यों मिल रही है, इस पर चर्चा होनी भी वाजिब है। क्योंकि यहाँ कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्ग किसान भी है, युवा किसान भी है, और महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बहरहाल, अभी ले रहा हूँ विराम। देखते रहें खबर अभी तक। मिलता हूँ नए समय में आधे घंटे के बाद एक नई चर्चा के साथ। जैसा कि आपको कहा, लखा सिंह सढ़ाना, चाहे वो दीप सिद्धू हो, उनसे भी चर्चा होगी कि क्या वो आरोप लगाते आए हैं, क्या वो आरोप निराधार है कि वाकई में सही है, उनका कुछ धारणा है। क्योंकि तारीख बहुत मिलती जा रही है साहब, और 26 जनवरी 2021 आने वाली है। जिस जनवरी को 26 को किसान ने ये आह्वान कर दिया है हर देश के हर नागरिक, हर किसान से कि ट्रैक्टर परेड में शामिल होना है। और 23 जनवरी को आह्वान कर दिया है कि यहाँ दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पहुँचें और टिकरी बॉर्डर पर पहुँचें। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। और आज आपने बिहार की दुर्दशा धनंजय के मुख से सुन ली। अभी ले रहा हूं मैं विराम। कैमरा पर्सन पैरी के साथ मैं स्वरण। अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें, निरादर बिल्कुल ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो 5 लोगों की मदद करना ना भूलिएगा और आगे 5 लोगों को प्रेरित करें। जीवन में एक पेड़ लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार ना हो। अभी ले रहा हूँ मैं विराम। जय जवान जय किसान। देखते रहें खबर अभी तक, क्योंकि खबर वही, जी हाँ, जो सत्य है। जय हिंद।